स्मार्टफोन कितनों के पास है? ये जितनों ने भी स्मार्टफोन के लिए हाथ खड़े किए ना, आप सबके पास कंप्यूटर ही है। वो आपके कंप्यूटर और इसमें सिर्फ साइज का फर्क हो गया है, बाकी अगर आप हिसाब लगा के देखेंगे सेम ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें होता है, मेमोरी उसके अंदर होती है, प्रोसेसर होता है, आपका इनपुट और आउटपुट आप उससे लेते हैं, कैलकुलेशंस होती हैं। तो आप सबके पास कंप्यूटर है, ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर नहीं है। बहुत लोगों के पास स्मार्ट वॉच भी होगी, वो भी एक कंप्यूटर है। आपके घर में इस्तेमाल होने वाले ऐसे असंख्य डिवाइसेस कंप्यूटर की ही श्रेणी में आते हैं। कंप्यूटर कुछ अलग चीज नहीं होती, कंप्यूट करने वाली मशीन, गणना करने वाली मशीन, सरल शब्दों में कहें वो कंप्यूटर है। क्या कंप्यूटर आपने पहले ऐसे सब्जेक्ट के तौर पे स्कूल में पढ़ा है, या कोई और बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर ऐसा कुछ सब्जेक्ट रहा हो आपका? रहा है, ठीक है। तो मैं ये समझ रहा हूं कि अगर आपको बिल्कुल आपने नहीं भी पढ़ा है तो हम बिल्कुल जीरो लेवल से भी बात करेंगे, क्योंकि आप फोन चलाना जानते हैं, इसलिए मैं मानता हूं कि आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं। क्योंकि कंप्यूटर कुछ अलग नहीं है, ये स्मार्टफोन भी हमारा कंप्यूटर ही है। स्मार्टफोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, नेटवर्क, ये सारे शब्द आपने सुने होंगे, यूज करते होंगे। इस सब से जुड़ी हुई जो दुनिया है, इसे साइबर स्पेस कहा गया है। आपके सिलेबस में एक कहीं ना कहीं ये चीज थी कि साइबर स्पेस क्या होता है। साइबर स्पेस वो दुनिया है कंप्यूटर्स की जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं नेटवर्क के माध्यम से। इसी नेटवर्क को, जो अलग अलग प्रकार के नेटवर्क होते हैं, उसमें सबसे बड़ा जो नेटवर्क है वो इंटरनेट है। तो ये साइबर स्पेस है। साइबर स्पेस समझ में आया होगा आपको। अब इस साइबर स्पेस की रक्षा करने का जो तंत्र है या प्रणाली है, वही साइबर सिक्योरिटी है। साइबर सिक्योरिटी कुछ अलग नहीं है। ये साइबर स्पेस जो है, साइबर की जो दुनिया मैंने आपको बताई, उस दुनिया की जो रक्षा की प्रणाली है वो साइबर सिक्योरिटी है। साइबर सिक्योरिटी में दो शब्द आ रहे हैं ना, साइबर और सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब रक्षा, और साइबर मैंने आपको बताया, साइबर स्पेस को शॉर्ट फॉर्म में साइबर कहा गया है। तो साइबर सिक्योरिटी में क्या है? रक्षा प्रणाली तो है ये साइबर स्पेस की, पर अगर परिभाषा के तौर पे बात करें कि साइबर सिक्योरिटी है क्या, तो साइबर सिक्योरिटी वो तंत्र है जिसमें लोग भी होंगे, टेक्नोलॉजी भी होगी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी होगा, और कुछ प्रक्रियाएं भी होंगी जो सारी निर्धारित की गई हैं किस लिए? साइबर वाली दुनिया की रक्षा करने के लिए। जैसे पुलिस का, आर्मी का, डिफेंस का, सबका एक काम होता है ना कि देश की रक्षा करना, देश की व्यवस्था को बना के रखना, पुलिस प्रशासन का जैसे काम होता है। तो इस काम में क्या क्या लगता है? लोग लगते हैं, लोग इसको संभालते हैं। इस व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ गाइडलाइंस होती हैं, कुछ नियमावली होती है कि ऐसे चलेगी, कुछ तकनीक इस्तेमाल होती है इसके अंदर, तभी व्यवस्थाएं चल पाती हैं। तो आज का जितना ये साइबर का स्पेस है, इसको जो सुरक्षित रखने का जो तंत्र है वही साइबर सिक्योरिटी है। इसमें बहुत सी चीजें आएंगी, वो और जो इसके आगे के टर्म्स होंगे वो मैं आपको प्रेजेंटेशन में भी कवर करूंगा। अब इस साइबर जो स्पेस है, इसकी रक्षा करने में कई सारे चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ता है, और कई तरह के साइबर अपराध हो रहे हैं। उन साइबर अपराधों से ही बचने की जो प्रक्रिया है वो साइबर अवेयरनेस है, साइबर हाइजीन है। कि हाइजीन का मतलब समझते हैं आप? नॉर्मल हाइजीन क्या होती है? बाल काट के रखने हैं, अपना कपड़े साफ सुथरे पहनना, हाथ धोना, ये हाइजीन होता है ना, कि हम साफ सुथरे रहें। ऐसे साइबर की दुनिया में क्या साफ सफाई, क्या व्यवस्था हम अच्छी रख सकते हैं, वो साइबर हाइजीन कहलाती है, जो कि आज का हमारा विषय भी है। तो आगे चलते हैं और प्रेजेंटेशन में देखते हैं क्या क्या है। तो आज का हमारा जो सबसे इस प्रेजेंटेशन का जो मोटिव रहेगा वो रहेगा कि हम साइबर क्राइम क्या होता है, क्या उसके मकसद होते हैं, इसके बारे में बात करें। ये चिंता का विषय क्यों है, इस बारे में बात करें। किस किस प्रकार के साइबर क्राइम आजकल समाज में प्रचलित हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और क्या क्या सेफ्टी टिप्स और प्रिवेंशन टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। साइबर क्राइम हमारे साथ हो जाता है तो हम उसको कैसे रिपोर्ट करते हैं, कैसे हम उसकी सूचना देते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और नागरिकों के तरह हमारे क्या दायित्व हैं, उसके बारे में भी आपको सर बताएंगे। कुछ प्रैक्टिकल चीजें आपको हमारे एचएम सर बताएंगे।
आपके कोर्स और कंटेंट की बहुत से टॉपिक्स आपको इन्हीं सब टॉपिक्स के अंदर मिलेंगे। जब हम बात करेंगे कितने प्रकार के अलग अलग प्रकार के फ्रॉड हो रहे हैं, वो सारी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। ठीक है, तो मैं साइबर क्राइम की परिभाषा के साथ शुरू करता हूं। साइबर क्राइम की जो सिंपल परिभाषा है वो ये है कि कोई भी ऐसा अनलॉफुल एक्ट जिसके अंदर, जिसके माध्यम से, या ये कह लीजिए आपके कंप्यूटर, आपके इंटरनेट, आपके नेटवर्किंग डिवाइसेस के माध्यम से होने वाला क्राइम, या ऐसा क्राइम जिसमें इन्हीं को नुकसान पहुंचाया गया हो, वो साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है। जो हमारे ट्रेडिशनल क्राइम है उससे अलग हटके है ये साइबर क्राइम। ट्रेडिशनल क्राइम क्या होते हैं? जो अपने पहले से चले आ रहे हैं, जैसे आप चोरी, डकैती और इस तरह के, वो ट्रेडिशनल क्राइम्स हैं, हमारे पारंपरिक जो क्राइम्स होते थे। तो ये साइबर क्राइम की एक सिंपल डेफिनेशन है कि ऐसा कोई भी अपराध जिसके में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, इसका यूज किया गया है, या इन्हीं को ही पीड़ित बनाया गया है, या इन्हीं के ऊपर अटैक किया गया है, ये सभी साइबर क्राइम की श्रेणी में आते हैं। हाँ, साइबर क्राइम के साथ साथ मुझे ये याद आया कि आपकी साइबर सिक्योरिटी के कुछ प्रिंसिपल्स और कुछ सिद्धांतों की भी बात भी आपकी साइबर सिक्योरिटी के कोर्स में की गई है कि साइबर सिक्योरिटी के मूल सिद्धांतों पर आधारित है। तो उसके जो मूल सिद्धांत हैं वो ये है कि साइबर सिक्योरिटी CIA पे आधारित है। अब आप कहेंगे कि CIA क्या है? अगर आपने उस पेपर को पढ़ा होगा अपना, तो CIA एक त्रिकोण है जो साइबर सिक्योरिटी के सिद्धांतों को डिफाइन करता है कि साइबर सिक्योरिटी के माध्यम से या साइबर दुनिया में सिक्योरिटी का जो पर्पस है वो क्या है, उस त्रिकोण को बचाना। वो त्रिकोण क्या है? CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी होता है गोपनीयता, इंटीग्रिटी होता है आपका अखंडता, और अवेलेबिलिटी होता है आपका उपलब्धता। मतलब आपके कंप्यूटर और ये स्मार्टफोन की जो दुनिया है, इसमें आप काम कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, आप खुद सोच के देखिए कि ये मूलभूत सिद्धांत ना हो तो आप बिल्कुल सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। आपकी व्हाट्सएप चैट एनक्रिप्टेड होती है, व्हाट्सएप पे बात करते हैं ना, कि ताकि किसी और को ना पता चले, व्हाट्सएप को खुद को भी ना पता चले कि इस व्यक्ति ने उस व्यक्ति से क्या बात करी। तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी होता है। ये आपके साइबर सिक्योरिटी का एक बेसिक सिद्धांत है कि गोपनीयता भंग नहीं होनी चाहिए। इसीलिए ये सिस्टम्स वो साइबर सिक्योरिटी का एक बेसिक स्तंभ है। दूसरी चीज क्या है? इंटीग्रिटी। CIA में इंटीग्रिटी मतलब क्या है? अखंडता। अखंडता का मतलब ये है कि जो इंफॉर्मेशन एक जगह स्टोर है, जो एक जगह प्रोसेस हुई, ऐसा नहीं है दूसरी जगह कुछ अलग दिखे। ऐसा आप ATM गए, ATM से पैसे निकाल लें, आपके पैसे, मान लीजिए आपने ATM कार्ड लगाया, आपके खाते में 10,000 थे, 2,000 रुपए आपने निकाल लिए, फिर आप दूसरे ATM पे गए, लेकिन जब आप दूसरे ATM पे गए और वो 2,000 रुपए अपडेट ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी ट्रांजेक्शन होता है, जो भी लेन देन होता है, जो भी ये कह सकते हैं हम वार्तालाप होता है साइबर की दुनिया में, उसकी एक अखंडता बनी रहनी चाहिए। ये भी एक बेसिक सिद्धांत है आपका साइबर सिक्योरिटी का। और तीसरा है अवेलेबिलिटी, उपलब्धता। अब आप सोच के चलिए कि अगर आपका फेसबुक, व्हाट्सएप उपलब्ध नहीं रहेगा, आपको किसी वजह से वो काम नहीं कर रहा, सर्वर डाउन है, तो आपको दिक्कत होगी कि नहीं होगी? तो ये बेसिक सिद्धांत है कि साइबर में जब आप काम कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी में, कि उपलब्धता होना, सर्विसेज आपको मिल पाना, ये बेसिक सिद्धांतों में आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइबर क्राइम क्यों बढ़ रहा है समाज में, इसका मकसद क्या है, लोग साइबर क्राइम क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे कई सारे मकसद हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। पैसा सबसे बड़ा मकसद है, आप जानते हैं, हर किसी को पैसा कमाना है, बहुत जल्दी अमीर होना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक मूल्यों में पतन हुआ है। हम शायद यही सीखते आ रहे हैं और सिखाते आ रहे हैं कि जल्दी से पैसा कमाओ, सेट हो जाओ, नौकरी करो। हमने अपनी भावी पीढ़ियों को यही शायद वो दिया है। तो जाने अनजाने कई बार कुछ लोग पैसा कमाने की उस होड़ में, उन्हें नहीं पता कि उन्हें अगर सही रोजगार नहीं मिल पा रहा तो वो गलत रास्तों पे चल रहे हैं। तो पैसा अपराधियों का मकसद है, सबसे पहला मकसद। फेम, नाम कमाना, ये मकसद होता है कई बार कि कुछ लोग इसलिए कुछ साइबर अपराध करते हैं कि हमारा नाम हो जाएगा, हम कॉलेज की वेबसाइट हैक कर लेंगे, हम अपने स्कूल के टीचर का ईमेल ID हैक कर लेंगे, या इससे इसको परेशान कर देंगे। तो नाम हो गया फेम।
बुलिंग और हरेसमेंट, ऐसा यंगस्टर्स में, यंग लोगों में बहुत देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से कुछ बदला लेना चाहता है तो वो उसको उसकी फेक इंस्टाग्राम, फेक फेसबुक आईडी बना के परेशान कर रहा है, बुली कर रहा है। ये भी मकसद होता है साइबर अपराधियों का। ऐसा नहीं है कि साइबर अपराध नहीं है जो हम में से कई बार कई लोग करते हैं। तो बुलिंग और हरेसमेंट भी साइबर क्राइम है, ये भी मकसद रहता है। रिवेंज, बदला लेना भी कई बार मकसद होता है साइबर अपराधियों का एक दूसरे से। डेटा और इंफॉर्मेशन की चोरी भी मकसद है। थ्रिल और एडवेंचर के लिए भी लोग साइबर क्राइम कर रहे हैं। साइबर क्राइम बहुत तरह के प्रकार का है। किसी की जानकारी को चुरा लेना भी, किसी की पहचान को चुरा लेना, एक नकली आईडी बनाना जो अक्सर यंगस्टर्स में देखा जाता है। किसी दोस्त की फेक आईडी बना ली, फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, फिर किसी को परेशान कर रहे हैं। ये सभी साइबर क्राइम है और ये सब इनके अलग अलग कारण हैं जिस वजह से लोग साइबर अपराध कर रहे हैं। आतंकवाद का भी एक चेहरा होता है साइबर टेररिज्म। आज के जमाने में देशों को बहुत ज्यादा पैसे, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज खर्च करने की जरूरत नहीं है। चाइना को, कोरिया को, हमारे किसी भी और दुश्मन देश को हमारे ऊपर अटैक करना है तो हमारे सर्वर्स को, हमारे डेटा को पे अटैक करके वो हमारी व्यवस्था को ठप कर सकते हैं। क्योंकि आज का सारा सिस्टम किस पे आधारित है? आईटी पे, कंप्यूटर पे आधारित है। कोई ऐसा विभाग नहीं होगा जहाँ पे कंप्यूटर आईटी नहीं होगा। तो अभी करीबन 1-2 साल पहले आपने सुना होगा, एम्स एक हॉस्पिटल है दिल्ली में, अपने देश का सबसे बड़ा, एम्स के ऊपर, सर्वर्स के ऊपर अटैक कर दिया गया था। तो ये भी एक मकसद होता है लोगों का साइबर अपराध के पीछे, साइबर टेररिज्म। डिसरप्शन ऑफ सर्विसेज, कि सर्विसेज को डिसरप्ट करना, मतलब आपको कोई सर्विस दे रहा है, जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट आपको सर्विस दे रही है, तो आप उसका कोई प्रतिद्वंदी उनकी सर्विसेज को डिसरप्ट कर रहा है, मतलब आप तक पहुंचने नहीं दे रहा है, आप तक वो सर्विस उपलब्ध नहीं हो पा रही, सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन की वजह से। तो ये सारे मकसद हैं कि साइबर अपराधी साइबर अपराध क्यों कर रहे हैं। चिंता का विषय क्यों है साइबर क्राइम, वो आप कुछ आंकड़ों में देख सकते हैं कि हर साल दर साल साइबर क्राइम के आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। कुछ तो इस वजह से भी कि ये लोग इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, और कुछ इस वजह से भी कि आप ये कह सकते हैं कि साइबर अपराधी भी स्मार्ट हुए हैं, उनके टारगेट्स बढ़ गए हैं। तो ये एक चिंता का विषय हमारे लिए है। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, दुर्भाग्यवश हम 2023 की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये दर्शाती हैं कि हम हॉटस्पॉट में आते थे। अलवर, भरतपुर इंडिया के हॉटस्पॉट्स में आते हैं जहां साइबर क्राइम होता है। आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने वो सीरीज देखी होगी, नेटफ्लिक्स यूज करते हैं, उसमें एक सीरीज है जामतारा। जामतारा किसी ने देखी है? नहीं देखी। जामतारा एक वेब सीरीज है जो इस साइबर क्राइम की हालातों को दर्शाती है। इंडिया के सबसे पहले साइबर हॉटस्पॉट झारखंड में एक जगह है जामतारा, वहां को। लेकिन अब जामतारा ही नहीं, बहुत सारी जगह जो है वो देश में साइबर अपराध का गढ़ बन चुकी है। और हमारे क्षेत्र का भी दुर्भाग्यवश इसी वजह से नाम भी खराब हुआ है कि हमारे यहाँ से बहुत तरह का साइबर अपराध होता है। कुछ पॉपुलर साइबर क्राइम्स हैं जिसके बारे में आपसे बात करना चाहेंगे। एक तो सबसे पॉपुलर वो है साइबर क्राइम है कि ऑनलाइन जॉब के और वर्क फ्रॉम होम के बहुत आप लोगों के पास मैसेज आते होंगे। ऐसे अक्सर मैसेज यंगस्टर्स के पास आते हैं, घर से काम करिए, 2,000 रुपए दिन का कमाइए, 5,000 रुपए दिन का कमाइए, रिव्यू रेटिंग्स लीजिए गूगल की और आपको 200 रुपए मिलेंगे पहला टास्क करने पर। हम इस तरह की ग्रुप्स में ज्वाइन कर लेते हैं लालच में। हमें लगता है कि यार हम यंग हो गए, अब घर वालों से पैसे क्या लेने, चलो अपन खुद अपने पैसे की व्यवस्था कॉलेज जाने की खुद करने लग जाएं, अपने दोस्तों का कैंटीन का खर्चा हम खुद निकालने लग जाएं। तो जाने अनजाने हम इस तरह के लुभावने ऑफर्स का शिकार हो जाते हैं। और कई बार हम इस तरह के व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम के ग्रुप्स वगैरह को ज्वाइन कर लेते हैं जहां पे इस तरह के फर्जी ऑफर्स चल रहे होते हैं। इसका मैं आपको एक छोटा सा वीडियो भी दिखाना चाहूंगा। ये वीडियो रिलेटेड है साइबर स्लेवरी से। बहुत से युवा, आपने अखबार में पढ़ा होगा, कई बार ऐसे लुभावने ऑफर्स के चक्कर में विदेशों तक चले जाते हैं और वहां जाके फिर उनसे अपराध करवाया जाता है। हेलो, विनय ग्लोबल करियर से बोल रहा हूँ। आप कंबोडिया में कॉल सेंटर जॉब के लिए सिलेक्ट हो गए। 1.25 लाख तनख्वाह, रहना और खाना पूरा सर, ज्वाइनिंग अगले हफ्ते। इतनी जल्दी? तो वीजा भी? टूरिस्ट वीजा पे जाके ट्रेनिंग शुरू करो, वर्क वीजा वही मिलेगा। ट्रेनिंग में तौबा तौबा डांस सिखाओगे? डांस? कैम्बोडिया जाकर मेरा पासपोर्ट छीन लोगे?
गुलामी करवाओगे, साइबर अपराध कराओगे, तो मैं तो तौबा ही करूंगा ना। मैं नहीं फंसूंगा। कई फर्जी एजेंट्स विदेशी नौकरी का झांसा देकर आपको फंसा लेते हैं, इसलिए हमेशा विदेश मंत्रालय द्वारा वेरीफाइड एजेंसी को ही चुनें और सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से चेक करें। ऐसी फर्जी कॉल की शिकायत यहाँ करें। रुको, सोचो और एक्शन लो। कुछ इस तरह के मैसेजेस आप लोगों को व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ईमेल पे आते होंगे। तो इस तरह के मैसेजेस के, इस तरह के लुभावने ऑफर्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। जब भी आप काबिल होना चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट के, आप रोजगार पाना चाहते हैं, उसके बहुत लेजिटिमेट और अच्छे तरीके हैं। अब अच्छे ऐसे अवसर हैं जिससे आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन गलत तरीकों से, गलत उसके ट्रैप में नहीं फंसना है। गलत व्हाट्सएप ग्रुप्स और टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन होना है। कुछ फाइनेंशियल फ्रॉड्स के बारे में आपने अखबारों में जरूर पढ़ा होगा, जैसे कि केवाईसी के नाम से फ्रॉड होता है कि आपकी केवाईसी एक्सपायर हो गई है सर, हम आपकी फोन पे केवाईसी कर देते हैं। अक्सर जो फ्रॉड्स, फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, उनके लिए पहले आपके पास कॉल आएगा और आपको बोला जाएगा कि सर आपके क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स एक्सपायर हो गए हैं, डेबिट कार्ड के पॉइंट्स एक्सपायर हो गए हैं, उसे हम रिन्यू कर देते हैं। या आपका जो यूपीआई पे आधारित भी काफी सारे स्कैम्स आपके होने लगे हैं। तो ये सारे फाइनेंशियल फ्रॉड्स इस तरह के मार्केट में भी चल रहे हैं। ट्रेडिंग के नाम से बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, अगर आपने सुना हो तो। अक्सर जो इंडिया में पैसा जा रहा है लोगों का, हमारे पास भी जो थाने में सबसे ज्यादा केसेस है, वो ट्रेडिंग के नाम पे होते हैं कि इंसान अपने पैसे को बहुत जल्दी डबल ट्रिपल करना चाहता है। वो चाहता है कि मैं इसका निवेश कर दूं और इससे बहुत अच्छा मैं रिटर्न्स कमा लूंगा। निवेश करना चाहिए हमें, लेकिन हमारे पास उसके अच्छे तरीके हैं। डीमेट अकाउंट खुलवा के हम उसको निवेश कर सकते हैं अपने अपने बैंकिंग के माध्यम से। लेकिन हो क्या रहा है कि लोग इस तरह के मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सएप पे भी आते हैं, टेलीग्राम पे भी आएंगे, टेक्स्ट मैसेजेस भी आएंगे आपको, और हम उन ग्रुप्स में जुड़ जाते हैं और वो कहते हैं कि आप 1000 रुपये लगाइए, कल आपको 2000 रुपये का बेनिफिट हो जाएगा। इंसान लगा देता है, उनके शिकार में आ जाता है। फिर उसके बाद वो आपको और लालच देते हैं, फिर 1000 की जगह वो आपसे 10,000 लगवाते हैं। ऐसे करते करते वो क्या करते हैं, आपसे लाखों रुपए लगवा लेते हैं। जिस दिन आप अपना पैसा निकालना चाहते हैं उस दिन आपके अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिए जाते हैं, आपको उस तरह के ग्रुप से निकाल दिया जाता है। तो ये ट्रेडिंग का स्कैम बहुत ज्यादा हो रहा है। हमें इस तरह के किसी भी ग्रुप्स को ज्वाइन नहीं करना है। इसका भी एक वीडियो आपको दिखाएंगे। ये कौन सा पहाड़ चढ़ रहा है? पहाड़ नहीं है, स्टॉक मार्केट का ग्राफ है वो। इसमें पैसे ऊपर नीचे होते रहते हैं। जैसे देखो, ये रिलायंस का शेयर 50 रुपए का था, 3000 का हो गया है। तो हमने तब क्यों नहीं इन्वेस्ट किया? किया था ना इन्वेस्ट, इसमें अब तक लॉस झेल रहे हैं। जाओ पढ़ाई करो। अगर 50 का 3000 होता है तो 200 का 1 लाख, नहीं 1 करोड़ 2 करोड़ तो हो ही जाएगा। पैसा ही पैसा होगा। आपकी टेंशन खत्म पापा, टोनी कंस्ट्रक्शन के स्टॉक्स उठा लो। ये सब किसने बताया तुमको? टेलीग्राम पे एक ग्रुप है लक्ष्मी चीट स्टॉक्स करके, उसपे सारी इंफॉर्मेशन आती है। अरे मुन्ना, ये सब स्कैम होता है। पहले तो ये ग्रुप से लेफ्ट हो जाओ। हाँ कर दिया बेटा। ये लोग अभी तुम्हें 5-10 हजार के इन्वेस्टमेंट में 2-3 हजार का प्रॉफिट दे देंगे, लेकिन जैसे ही तुम और पैसे इन्वेस्ट करोगे ये तुम्हारा सारा पैसा हड़प लेंगे। इसलिए ऐसे सिचुएशन में हेल्पलाइन नंबर 1930 पे कॉल कर देना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट की वेबसाइट है www.cybercrime.gov.in, उस पर कंप्लेंट कर देनी चाहिए। वैसे तुमने कहीं पैसे तो नहीं लगाए ना? सुनिए, लॉकर से पैसे आपने निकाले क्या? नहीं, मैंने तो नहीं निकाला। हेलो, तो इस तरह के ट्रेडिंग फ्रॉड्स हो रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट एक पॉपुलर क्राइम है जिसके बारे में आप अखबार में अक्सर पढ़ते रहते होंगे, और इसमें मामला हजारों या लाखों का नहीं, आप पढ़ते होंगे करोड़ों के इसमें लोग पैसे गंवा रहे हैं। क्या होता है डिजिटल अरेस्ट? डिजिटल अरेस्ट ऑफिशियली कोई टर्म नहीं है, ना पुलिस की वोकैबुलरी में है, ना किसी एजेंसी की वोकैबुलरी में। ये साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा बनाया गया एक शब्द है। आपको डराना, धमकाना, आपका पार्सल आया है, आपका नंबर बंद हो जाएगा, आपके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। जैसे आपके पेरेंट्स के पास फोन आ सकता है आप जैसे यहाँ कॉलेज में बैठे हैं, आपका फोन मान लीजिए अभी साइलेंट है सेमिनार के दौरान, आपके घर पे किसी ने फोन कर दिया कि आपके बच्चे को गिरफ्तार कर लिया है, उसके पास ड्रग्स मिले हैं, उसके ऊपर ये रेप चार्जेस हैं, ये चार्जेस हैं, और आपके पेरेंट्स को डरा के उनसे पैसे ले लिए जाते हैं। उनसे बोला जाता है कि आपको थाने आना पड़ेगा, मुंबई या दिल्ली। नहीं आ सकते तो चलिए वीडियो कॉल पे जुड़िए। 2-2 दिन तक लोगों को उनके घरों में डरा के कैद करके रखते हैं फर्जी पुलिस वाले।
तो ये इस तरह का अपराध इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि हमारे प्रधानमंत्री जी को अपने मन की बात कार्यक्रम में भी इसका जिक्र करना पड़ा, और उसके बाद से लगातार मीडिया में डिजिटल अरेस्ट की खबरें आती रहती है। आपने देखी है डिजिटल अरेस्ट की खबरें? पढ़ा है डिजिटल अरेस्ट के बारे में कि ये व्यक्ति डिजिटल अरेस्ट रखा गया 2 दिन तक, उसने इतने करोड़ रुपए दे दिए, कई लोगों की इसमें डेथ भी हो गई है, वो इतना शॉक भी नहीं झेल पाए। तो ये बहुत ही खतरनाक क्राइम है, और इसका भी एक वीडियो हम आपको दिखाना चाहेंगे। पापा अरे पार्सल मेरा नहीं है सर। पुलिस वाले को झूठ बोलता है। यू आर अंडर अरेस्ट। अब तुझे पुलिस स्टेशन में आना पड़ेगा और उसके बाद जेल। मैं एक स्कैमर हूं। आज मैं पुलिस वाला बना हूं और ये है मेरा शिकार। मैंने फोन करके कड़क आवाज में सिर्फ इतना कहा कि मैं ड्रग एनफोर्समेंट से हूं। आपके बेटे के पार्सल में ड्रग्स मिली। आपका बेटा ड्रग डीलर है। बस ये डर गए। इनको मैंने कर लिया डिजिटल अरेस्ट। अब इससे मोटा पैसा लूंगा। तरह से मत करिए प्लीज सर। या तो जेल जाओ या पैसे दो। अच्छा है ना आइडिया और सेटअप? आइडिया बुरा भी है और पुराना भी। अब इंडिया जानता है कि स्कैम कॉज में कभी ड्रग्स, कभी किडनैपिंग और कभी सेक्स रैकेट की झूठी कहानियां बनाकर पैसे लूटते हो। स्कैमर्स के घिसे पिटे तरीकों को मत दो अटेंशन। इंडिया स्टॉप, थिंक, देन टेक एक्शन। इसी तरह से साइबर स्टॉकिंग और बुलिंग भी मैंने बताया अपराध है। आप जैसे बहुत से यंगस्टर्स कई बार जाने अनजाने ये ना जानते हुए कि ये अपराध होता है, अपने किसी साथी को, किसी दोस्त को, क्योंकि उसने दोस्ती स्वीकार नहीं करी, उसने रिलेशनशिप स्वीकार नहीं करी, हम फर्जी आईडी बना के उनको परेशान करते हैं। पर ये भी एक अपराध है। अगर आपके खिलाफ कोई शिकायत करता है तो आपको भी इसके आईटी एक्ट के तहत सजा हो सकती है। आपके सिलेबस में एक आईटी एक्ट भी है कि आईटी एक्ट क्या होता है। इसमें साइबर अपराध में कौन कौन सी आपकी धाराएं हैं जिसके तहत आपको सजा मिलती है, वो सारी की सारी धाराएं आईटी एक्ट में डिफाइंड है। आईटी एक्ट बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, जो भारत सरकार ने पार्लियामेंट में सन 2000 में जिसका पहला प्रारूप जो है वो दिया था। फिर 2008 में उसका एक अमेंडमेंट आया था। तो ये जो हम छोटे छोटे अपराध सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, जो हमें लगता है कि हमने तो कुछ नहीं किया, हमें लग रहा है हमने एक छोटी सी शरारत की होगी, हम कहीं कॉलेज में किसी बच्चों की लड़ाई हो रही थी और हमने चुपचाप वीडियो बना लिया, ये भी साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। बिना किसी की कंसेंट, बिना किसी की परमिशन लिए उनका वीडियो बनाना और उसको रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे डालना आईटी एक्ट के तहत अलग अलग धाराओं में ये अपराध है। तो ये यंगस्टर्स के लिए, आप लोगों के लिए बहुत जानने की जरूरत थी इस चीज की। ऑनलाइन शॉपिंग के बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं। अक्सर हम इंस्टाग्राम आप लोग यूज करते होंगे। कई बार हम और हमारे घर वाले इंस्टाग्राम पे दिखने वाले ऐसे जिनको मतलब आप अविश्वसनीय ऑफर्स आते हैं कि 200 रुपए में साड़ी, 300 रुपए में जीन्स, 200 रुपए में जैकेट, हमें लगता है इतना सस्ता मिल रहा है ऑर्डर कर लो। वो आप जब विश्वसनीय स्रोतों से नहीं ऑर्डर करते हैं, एडवर्टाइजमेंट देना बहुत आसान है इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। हम इन एडवर्टाइजमेंट के झांसों में आ जाते हैं और गलत तरीके के ऑर्डर्स प्लेस कर देते हैं। फिर वो हमको कॉल करके और किसी न किसी बहाने हमारे पैसे को लूटने की कोशिश करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ट्रस्टेड सोर्सेज से ही शॉपिंग करिए, ऐसे किसी भी अविश्वसनीय स्रोत पे उसे शॉपिंग ना करें। इसके अलावा एपी के फ्रॉड्स और होते हैं। एपी के फ्रॉड क्या होता है उसके बारे में भी आपको बताते हैं। ये हेलो, आप में से बहुत लोग ग्रामीण परिवेश से होंगे, आप जानते होंगे कि प्रधानमंत्री जी पीएम किसान की एक किस्त 2000 रुपए हर किसान भाई को देते हैं। कभी कभार वो किस्त का हमें पता नहीं रहता कब आएगी। किसी ने एक इस तरह की इस बात का फायदा उठा के स्कैमर्स ने क्या किया, व्हाट्सएप पे आपको इस तरह की एक फाइल भेज दी कि भाई पीएम किसान निधि की किस्त कब आएगी, ये जानने के लिए इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो। तो ये जो एप्लीकेशन हमारे फोन में होती है, इंस्टॉल होती है, इन्हें एपीके फाइल्स बोलते हैं। और ये एपीके फाइल इस तरह से व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से हम तक या हमारे घर वालों तक पहुंच जाती हैं, और हम उस लालच में कि हमें कोई जानकारी मिलेगी, हम इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं। होता क्या है, उसके बाद हमारे फोन का एक्सेस चला जाता है दूसरे व्यक्ति के पास। ये एप्लीकेशंस क्या करती हैं, हमारे फोन में आने वाले हर एसएमएस को किसी अनजान नंबर पे फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। अब हमारे फोन पे ओटीपी आते हैं,
हमारे पे बैंकिंग से रिलेटेड ओटीपी आएंगे, हमारे पास व्हाट्सएप से संबंधित, जीमेल से संबंधित ओटीपी आते हैं, आधार के ओटीपी आएंगे, सारे के सारे मैसेजेस ही उसको फॉरवर्ड हो रहे हैं स्कैमर को। तो ये भी हो जाएगा। तो वो व्यक्ति क्या करता है, सबसे पहले आपके व्हाट्सएप नंबर को अपने पास खोलने की कोशिश करता है। ओटीपी आता है व्हाट्सएप खोलने के लिए, अकाउंट को एक किसी डिवाइस पे चालू करने के लिए, वो ओटीपी की एक कॉपी उसके पास जारी होती है। वो आपका व्हाट्सएप हैक कर लेता है, वो आपका जीमेल चला लेता है, और फिर आप परेशान। वो बेसिकली हैक भी नहीं कर रहा, मैं ये कहूँगा कि हमने खुद ही उसको एक रास्ता दिया अपने फ़ोन में घुसने का, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हुए। ऐसी जो एप्लीकेशन पैकेजेस होते हैं, इन्हें .apk फाइल बोलते हैं, और इस तरह के फ्रॉड को .apk फ्रॉड बोलते हैं। कभी ये पीएम किसान के नाम से आएगा, कभी ये शादियों के सीजन में इस नाम से भी आएगा कि शादियों का सीजन है, आपके पास कोई कार्ड आया, लेकिन वो कार्ड पीडीएफ में ना होके .apk फाइल के रूप में आया। अगर हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं है, हमारे घर वालों को जानकारी नहीं होती, वो सोचते हैं आमंत्रण आया है, चलो आमंत्रण फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। वो होता क्या है, सॉफ्टवेयर होता है, वो एप्लीकेशन होती है जो फिर फोन में इंस्टॉल हो जाती है। तो ये इस फ्रॉड से बचने के लिए एक ही तरीका है, किसी भी एपीके फाइल को इंस्टॉल नहीं करना है। जो लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर हैं वो ऑलरेडी आपको प्ले स्टोर पे उपलब्ध कराए गए हैं एंड्रॉयड में, और एप्पल के अंदर क्या आता है, ऐप स्टोर आता है ना, उसमें उपलब्ध कराए जाते हैं। तो हमें ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। हम कई बार बहुत सी एपीके फाइल्स, बहुत से सॉफ्टवेयर्स को इधर उधर से डाउनलोड करते हैं, गेम खेलने के लिए, फ्री में मूवी देखने के लिए, फ्री में टीवी देखने के लिए। उन सबके लास्ट में .apk लगा होता है। हमें लगता है कि यार ये तो हमें फ्री में पिक्चर दिखा रहा है। ऐसा कौन समाज सेवा कर रहा है जो आपको फ्री में पिक्चर दिखाएगा? इंटरनेट की दुनिया में फ्री कुछ भी नहीं है। अगर कुछ फ्री है इंटरनेट पे, तो आप समझ लीजिए प्रोडक्ट या सर्विस आप खुद हैं। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से समाज सेवा नहीं करना चाहते। वो आपको फ्री सुविधाएं देते हैं इन एप्लीकेशंस के माध्यम से, और आपका डेटा चोरी करते हैं। आप खुद उनके लिए प्रोडक्ट हैं। आपके डेटा से, आपसे मिली जानकारी से के आधार पे आपको उस तरह के एडवर्टाइजमेंट टारगेट किए जाते हैं। आप जूतों की बात कर रहे थे दोस्त के साथ, आपका फोन सुन रहा था। आप व्हाट्सएप पे कर रहे थे तो भी आपका फोन उसको देख रहा था। फिर आपके पास आपने फेसबुक खोला, यूट्यूब खोला, अगर जूते का ऐड आ रहा है। तो फ्री कुछ भी नहीं है। इसीलिए जाने अनजाने .apk फाइल्स व्हाट्सएप पे मिले, टेलीग्राम पे मिले, या कहीं से भी आपको खुद को इंस्टॉल नहीं करनी है। जितने ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर हैं वो खुद प्ले स्टोर पे उपलब्ध होते हैं। तो ये एपीके फ्रॉड होता है। इसी तरह से अब आपने इस युग में एआई का नाम सुना होगा, तो ऐसे बहुत से अपराध हैं जो अब नई तकनीकों से होने लगे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने लगे हैं, मशीन लर्निंग से होने लगे हैं। उन्हीं में से एक नाम है डीप फेक। डीप फेक इतना जबरदस्त फेक होता है, इतना रियल लगने वाली चीज होती है जो आपको लगेगा ही नहीं कि ये फेक है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल, एक छोटी सी वीडियो से दिखाना चाहूंगा आपको। I appreciate the tenor of the conversations. I think it will actually yield results before the end of the year, and I look forward to continuing this dialogue in the months ahead. Thank you very much, everybody. I appreciate the tenor of the conversations. I think it will actually yield results before the end of the year, and I look forward to continuing this dialogue in the months ahead. Thank you very much, everybody. जबकि ओरिजिनल वीडियो ऐसा नहीं था। आप क्या उम्मीद करते हैं ऐसा हो सकता है? Conversations. I think it will actually yield results before the end of the year, and I look forward to continuing this dialogue in the months ahead. Thank you very much, everybody. तो ये था ओरिजिनल वीडियो जिसमें पूर्व राष्ट्रपति बराक I ओबामा appreciate the tenor of the conversations. निकल के गए थे। तो डीप फेक उस हद तक फेक है। अभी इसका इम्पैक्ट ज्यादातर सेलिब्रिटी या विशिष्ट लोगों पे ही आपको देखने को मिलता होगा कि मोदी जी का निकाल दिया, किसी बॉलीवुड स्टार का निकाल दिया, कोई हीरो अपने ही तलाक की बातें कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपराधी चाह रहे हैं उनको बदनाम करना, कोई चाह रहा है उनसे कुछ बदला लेना। तो वो वक्त दूर नहीं है जब आम इंसान का भी डीप फेक निकल रहा होगा। आपकी आवाज में, आपके वीडियो में आपके मम्मी पापा के पास कॉल जा रहा होगा, और आपके मम्मी पापा घबरा के, भाई हाँ ये तो मेरे बच्चे की आवाज है, तो मेरे बच्चे का वीडियो है, कहीं बहकावे में आके किसी को
शिकंज में आ सकते हैं, किसी के शिकंजे में फंस सकते हैं। तो ये आपको ही नहीं समझना है, अपने घर वालों को भी समझाना है कि किस तरह के प्रमुख अपराध बाजार में चल रहे हैं, लोगों के साथ हो रहे हैं और उनसे कैसे बचना है। जीत गया क्या? 500 सबको हरा दिया मैंने। नई स्किन अपग्रेड है, सिर्फ 2500। फिर तुम अपने सारे दोस्तों को हरा सकते हो हमेशा। बस यहाँ क्लिक करो ऑफर खत्म होने से पहले। दिखा जरा, ये तो पक्का फ्रॉड है। अरे नहीं 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 भैया, आप चिंता मत करो, ये गेम इसके सब दोस्त खेलते हैं। 143K डाउनलोड है। ये कहाँ फेमस है? इसका तो पहले कभी नाम भी नहीं सुना। और पॉपुलर तो आजकल कोई भी पैसे देके हो जाता है। भैया दिला दो ना, एक लेवल और ऊपर हो जाऊंगा। ऐसी गेम से दूर रहना है, ये एक नशा है। आज 2500 का है, कल 25,000 का लगेगा। ऐसे ही तो फ्रॉड के लूप में फंसाते हैं, लेकिन असली गेम कुछ और ही है। पैसे भी ले लेंगे और हो सकता है तुम्हारे फोन का एक्सेस भी, और फिर तुम्हें ब्लैकमेल करेंगे। स्कैमर्स के घिसे पिटे तरीकों में फंसकर मत करो कोई ट्रांजैक्शन। इंडिया स्टॉप, थिंक देन टेक एक्शन। तो ये हम में से शायद ही कोई होगा जो फोन में गेम ना ही खेला होगा जिसने। और भारत का ये दुर्भाग्य है कि इतने फेमस लोग, इतने सेलिब्रिटीज जिनको थोड़ा जिम्मेदार से काम करना चाहिए, वो ही उन चीजों को प्रमोट करते हैं और हम उन झांसों में आ जाते हैं बैटिंग के और किस अनेक प्रकार के गेम्स हम डाउनलोड कर लेते हैं। हमें लगता है फ्री में हमें सर्विसेज मिल रही हैं, पर हो क्या रहा है, उससे हमारे फोन का एक्सेस जा रहा है। अभी इन्होंने बताया हमारी कॉन्टेक्ट्स जा रहे हैं, फिर उन्हीं कॉन्टेक्ट्स से के माध्यम से कई बार हमें ब्लैकमेल किया जाता है। कई बार हम कहते हैं हमारे दोस्तों के पास हमारे नाम से मैसेज जा रहा है, कहाँ से गए कॉन्टेक्ट्स? हमने उस तरह की एप्लीकेशंस इंस्टॉल करी, उस तरह के गेम्स इंस्टॉल किए हुए हैं। तो ये भी इस तरह के भी बहुत लोग आते हैं हमारे पास जब तो हम देखते हैं कि उनके फोन्स में गेम्स इंस्टॉल थे, जिस वजह से इस तरह के अपराध उनके साथ हुए। और सोशल मीडिया पे भी तरह तरह के अपराध हो रहे हैं, मैंने बताया। इसमें से कुछ अपराध हैं, जैसे फिशिंग के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। फिशिंग क्या है, ये आपके सिलेबस, साइबर सिक्योरिटी के सिलेबस का भी हिस्सा है कि कुछ टर्म्स हैं, फिशिंग, विशिंग, स्मिशिंग। जब भी कोई आपके साथ जालसाजी करके आपकी डिटेल्स निकालने की कोशिश करता है ईमेल के माध्यम से, उसे फिशिंग कहते हैं। जैसे आपके पास मेल आया कि आपका एटीएम कार्ड एक्सपायर हुआ है, आप उसको यहीं रिन्यू कर लीजिए ईमेल पे। आपने देखा पीएनबी से मेल आया, आपने ढंग से ईमेल एड्रेस पढ़ा नहीं, वो पीएन पंजाब नेशनल बैंक की स्पेलिंग में एक PUN की जगह PAN था। आपको पंजाब नेशनल बैंक से मेल आया, यार मेरा तो अभी वो हो जाएगा। आपने उस लिंक पे क्लिक किया और अपने यूजर नेम और पासवर्ड डाल दिए। उन्होंने क्या किया था, ये ट्रैप बनाया था। आपके ओरिजिनल यूजर नेम और पासवर्ड आपने डाला, फिर आपकी साइट ही नहीं खुली। आपको लगा अभी सर्वर नहीं चल रहा होगा, तो इसलिए शायद नहीं खुली वेबसाइट। लेकिन उस अटैक के माध्यम से उन्होंने आपके नेट बैंकिंग की क्रेडेंशियल्स, यूजर नेम और पासवर्ड को ले लिया आपसे, फिर वो उससे लॉगिन करके आपके साथ फ्रॉड करते हैं। तो इस तरह से जब आपकी गोपनीय जानकारी, आपकी निजी जानकारी ईमेल के जरिए चुराई जाती है, तो उसे फिशिंग कहते हैं। फिशिंग अटैक बोलते हैं इसको। इसकी F से स्पेलिंग ना शुरू होकर PHI से शुरू होती है, PHISHING। यही अटैक जब SMS के माध्यम से होगा आपके साथ, तो उसे स्मिशिंग बोल दिया जाएगा, SMSING, स्मिशिंग। ऐसे ही जब वो कॉल पे या वॉइस से के माध्यम से होता है, उसे विशिंग कहते हैं। तो ये फिशिंग, विशिंग और स्मिशिंग, ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा है। इस तरह की चीजें होती हैं। मालवेयर भी एक टर्म था आपके सिलेबस में, मैं देख रहा था कि मालवेयर क्या होता है। और मालवेयर फैलाना भी एक साइबर अपराध है। कोई भी मेलिशियस फाइल, मेलिशियस मतलब इन्फेक्टेड फाइल, जैसे कोरोना का वायरस था ना, उस तरह से कोई भी इन्फेक्शन फैलाना कंप्यूटर की दुनिया में मालवेयर फैलाना कहलाता है। तो ये मालवेयर क्या है, वो मेलिशियस सॉफ्टवेयर है, एक बुरी नियति के साथ बनाया गया सॉफ्टवेयर मालवेयर कहलाता है। तो मालवेयर को स्प्रेड करना, मालवेयर के माध्यम से कंप्यूटर को इन्फेक्ट करना भी साइबर क्राइम में होता है। अब बात होती है कि ये बहुत तरह के साइबर क्राइम्स मैंने आपको बताए। मैं बोलता जाऊंगा, साइबर अपराध खत्म नहीं होंगे, बहुत सारे हैं, कुछ आप खुद भी देखेंगे। अब मैं बात करना चाहूंगा सेफ्टी टिप्स की, कि बचा कैसे जाए। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टिप आती है पासवर्ड का इस्तेमाल करना, और ये आपके सिलेबस में भी है, पासवर्ड मैनेजमेंट। पासवर्ड मैनेजमेंट क्या है? पासवर्ड जैसे हमारी जो ये वास्तविक दुनिया है, इसमें हम घर से जाते हैं, तो घर की सिक्योरिटी के लिए क्या करते हैं, ताला लगा के, लॉक लगा के जाते हैं। पासवर्ड साइबर की दुनिया में एक ताला ही है जो हमारी डिजिटल असेट्स को
या डिजिटल जो हमारी आइडेंटिटीज हैं उनको बचा के रखता है। अब हम घर में तो बहुत सावधानी रखते हैं, जब घर से बाहर जाते हैं जिस कमरे में पैसे रखे होते हैं ना उस कमरे को भी ताला लगाते हैं, तिजोरी को भी लगाते हैं और मेन गेट को भी लगाते हैं। लेकिन इंटरनेट की दुनिया में ये नहीं करते। इंटरनेट की दुनिया में भी हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स लगाने हैं, और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स लगाने क्यों जरूरी हैं? जैसे कि एक मजबूत ताला तोड़ना मुश्किल होता है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को क्रैक करना भी मुश्किल होता है। लोग इंटरनेट की दुनिया में गलती क्या करते हैं, वो बहुत आसान सा पासवर्ड रख देते हैं, 1 2 3 4 रख दिया अपने फोन का पासवर्ड। कोई भी कभी आपका फोन किसी को मिला, उसने ट्राई करके देखा, आपका फोन खुल गया, फोन आपका चोरी हुआ था और उसने फोन चोरी होना एक तो अलग नुकसान हुआ, जिसको मिला उसने आपके नेट बैंकिंग से पैसे भी उड़ा लिए। तो पासवर्ड इतने आसान ना रखें कि किसी के लिए भी गैस करना आसान हो। बहुत से लोग जीमेल आईडी बनाते हैं और अपना फोन नंबर ही उसका पासवर्ड रख लेते हैं। ये सारा का सारा डेटा तो पहले से ही लोगों को पता है। आपने अपना ईमेल आईडी और फोन नंबर हर जगह तो खुद दिया हुआ है, बांटा हुआ है। अगर मैं 100 लोगों का ट्राई करूं, 100 लोगों में से 1 2 लोग ऐसे जरूर निकलेंगे जिनकी जीमेल आईडी का पासवर्ड उनका फोन नंबर होगा। तो चोर को दिक्कत कहाँ है? चोरों के पास तो डेटा आता है रोज का। स्कैमर्स के पास वो क्या करते रहते हैं, @gmail.com अपनी आईडी डालते गए, फोन नंबर डालते गए, किसी न किसी एक का इंसान का जीमेल खुल जाता है। और खुल जाता है फिर उसके साथ जीमेल ही हमारा सबसे पहली चीज होती है। जो हम फोन लेते ही सबसे पहले प्ले स्टोर में लॉग इन करते हैं, वो चला गया जीमेल तो सारा का सारा फोन पूरा चला जाता है हमारा। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना और अलग अलग पासवर्ड रखना बहुत जरूरी है। इसका उदाहरण आपको बताऊंगा कि कैसे रख सकते हैं आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ये एक मेरा निजी तरीका है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, आप भी चाहें तो इस तरीके से रख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने का मतलब आपको पता ही होगा, आपने इतना तो मैं समझता हूँ कि आप जानते होंगे कि ऐसा पासवर्ड जिसके अंदर कैपिटल लेटर भी आता हो, स्मॉल लेटर भी आता हो, नंबर्स भी आते हो और स्पेशल कैरेक्टर भी आते हो, इसके कॉम्बिनेशन से बना हुआ पासवर्ड हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मानते हैं। ठीक है, अब बात होती है कि हम किस जानकारी से पासवर्ड बनाए, हमें खुद ही याद नहीं रहता और फिर आप कह रहे हैं कि सब पासवर्ड अलग अलग रखने हैं। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है आप अपनी ऐसी निजी जानकारी से पासवर्ड का निर्माण करिए जो आपके लिए तो बहुत खास है लेकिन किसी और को नहीं पता। जैसे आपने पहली साइकिल कब ली थी, कौन सी ली थी, पहला स्कूटर आपकी लाइफ में आपके घर में कब आया था, पहली गाड़ी कौन सी आई थी, पहली रेल यात्रा आपने कौन से शहर की करी थी, ये खास जानकारी होगी आपके लिए, आपके घर वालों के लिए। तो ये, और उस समय जब इंटरनेट नहीं होता होगा, आपने ऐसी जानकारी इंटरनेट पे डाली भी नहीं होगी। तो ऐसी जानकारी से आपको पासवर्ड बनाना चाहिए जो किसी को ना पता हो। आप अलवर के हैं या खैरतल के हैं, ये जानकारी तो सबको पता है। अब ऐसी जानकारी से पासवर्ड बनाएंगे अलवर @2024, अलवर खैरतल @2025, तो ऐसे पासवर्ड गैस करना तो बहुत आसान है। तो उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 2007 में पहली बार रेल यात्रा करके बॉम्बे गया, ये उसके लिए बहुत खास लम्हा था, तो उसने अपना पासवर्ड इस तरह से बना लिया 2007 @बॉम्बे। अब चूंकि ये फेसबुक का पासवर्ड था तो उसके लास्ट में उसने F लगा दिया, इंस्टाग्राम का होता तो I लगा लेता। तो एक ही पासवर्ड से एक ही पासवर्ड बनाया, उसमें एक कैरेक्टर चेंज कर दिया, लास्ट में F लगा दिया या I लगा दिया, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन गया। किसी बच्चे ने अपनी पहली साइकिल मान लीजिए एटलस की खरीदी 1998 में, तो ये उसके लिए खास लम्हा होगा और ये उसने इंटरनेट पे भी नहीं डाला होगा उस जमाने में। तो ऐसी खास जानकारी जो आपके लिए बहुत निजी है, उनके माध्यम से आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स बना सकते हैं। जैसे बजाज का स्कूटर किसी परिवार ने लिया सन 94 में, तो ये उस दिन उस परिवार के लिए बहुत खास लम्हा रहा होगा, मिठाई बांटी होगी उन्होंने कि आज घर में स्कूटर आया है। अब बजाज के लेटर्स को आपने उल्टा कर दिया और बजाज @1994 आपने एक अपना पासवर्ड रख लिया। तो ऐसी जानकारियों से पासवर्ड बनाइए जो क्या है, निजी हैं, लोगों को नहीं पता लेकिन आपके लिए खास है। वो दिन आप कभी नहीं भूल सकते। आपके कोई स्कूल का प्रोजेक्ट था जिसमें आपको इनाम मिला था, ऐसे ही कोई जानकारी होगी। तो इन जानकारियों के माध्यम से आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स बना सकते हैं। और अलग अलग पासवर्ड जोड़ने की आवश्यकता के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक अक्षर बदल सकते हैं। या तो शुरुआत में F लगा दीजिए फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए I लगा दीजिए, ट्विटर के लिए T लगा दीजिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन जाएगा। अगली सेफ्टी की जो टिप है वो है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। हम घर से जाते हैं तो हम 2 ताले 3 ताले लगा के जा रहे हैं। इंटरनेट की दुनिया में हम चीजों को इतना ध्यान नहीं रख रहे, तो इंटरनेट पे भी 2 ताले लगाने की जरूरत है अपनी साइबर दुनिया को सुरक्षित रखने के लिए। व्हाट्सएप पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इस तरह से लगता है जो आप अपने स्क्रीनशॉट में देख रहे हैं। आप व्हाट्सएप की अकाउंट सेटिंग्स में जाएंगे, प्राइवेसी में जाएंगे
और वहां पे ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन का एक कोड आएगा। ये 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन, ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाना इसलिए जरूरी है कि आपके फोन मान लो हैक भी हो गया, किसी के पास आपके OTPs जा भी रहे हैं, वो आपका WhatsApp चलाने की कोशिश करेगा, लेकिन दूसरा एक ताला चाबी तो से मिल गई OTP, दूसरा ताला क्या है, एक 6 अंकों का कोड जो आपने दिमाग में स्टोर किया हुआ था और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में डाला हुआ था, उसको ये पता नहीं होगा तो वो आपका WhatsApp कभी नहीं चला सकता। तो इसीलिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2 ताले लगाना बहुत आवश्यक है। ये आप WhatsApp पे भी लगा सकते हैं, Google पे भी लगा सकते हैं, लगभग सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे अपनी सारी आपके अकाउंट्स पे आज के जमाने में आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा के अपनी डिजिटल वर्ल्ड को, साइबर वर्ल्ड को सुरक्षित रख सकते हैं। अब कुछ बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कल को आप कहीं किसी संस्था का हिस्सा बनेंगे, किसी कंपनी में किसी के लिए काम करेंगे, तो वहां के हिसाब से क्या क्या आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। ये पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगना है, ये तो एक आम इंसान के हिसाब से सबको ही करना है। ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सबसे ज्यादा बड़ी गलती हम करते हैं, ऑफिशियल ईमेल आईडीज का यूज नहीं करते। हम बहुत बार जीमेल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने दफ्तरों में, अपने संस्थानों में। जीमेल के ऊपर आप हर चीज के लिए, सरकारी उस काम के लिए या किसी भी कॉन्फिडेंशियल काम के लिए निर्भर नहीं रह सकते। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि जिस संस्था में आप काम करें वहां आप उस संस्था द्वारा प्रोवाइड की गई ईमेल आईडीज का, जैसे गवर्नमेंट में @government.gov.in ऐसी आईडीज रहती हैं, इस तरह की आईडीज का इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप जब भी कोई एक्शन लेते हैं किसी भी मेल पे, तो आप सेंडर ईमेल एड्रेस को जरूर देखें कि वो ईमेल कहां से प्राप्त हुआ है। आपका कोई दोस्त है, मान लीजिए ravi.yadav@gmail.com, उसने आपको मेल भेज दिया, यार वो मैंने तेरे को अप्रूवल के लिए वो बोला था ना, उसके वेंडर के पैसे रिलीज कर दे। आपने रवि यादव की स्पेलिंग ही नहीं देखी, यादव में एक V एक्स्ट्रा लगा हुआ था, और आपने पैसे रिलीज कर दिया ऑफिस के अंदर उस व्यक्ति के लिए। तो आप इस तरह की गलतियां करके उस ट्रैप में फंस सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं अपना। हमेशा आप, एक और जो बहुत बड़ी गलती हो रही है कि हम लोग हर चीज के लिए गूगल पे चेक करते हैं, और हमारे पास भी इस तरह के बहुत से केसेस आए जहां पे हमने गूगल से मिले हुए नंबरों पे सीधा विश्वास किया और कॉल कर दिया। किसी की वॉशिंग मशीन काम नहीं कर रही थी, किसी का बैंक का कार्ड काम नहीं कर रहा था, तो उन्होंने गूगल पे गए और उसका कस्टमर केयर नंबर ढूंढा। स्कैमर्स क्या कर रहे हैं, इस तरह के जो अपने नंबर्स हैं उनको गूगल रिजल्ट्स में ऊपर ले आते हैं, इसे बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हमें लगता है यार हम तो कस्टमर केयर नंबर पे कॉल कर रहे हैं, पता चलता है हमारी बात किसी स्कैमर से हो रही है। फिर वो कह रहा है सर आप एक APK फाइल इंस्टॉल कर लो, मैं आपकी घर बैठे बैठे आपकी ट्रबल शूटिंग कर दूंगा, और फिर वो हमारे फोन का एक्सेस ले लेता है। तो हमें गूगल पे भी निर्भर नहीं रहना है। वो युग भी नहीं रहा कि हम गूगल पे से निर्भर रहेंगे कि हमने डालेंगे और वो कस्टमर केयर नंबर आएगा और उस पर हम कॉल करेंगे। नहीं, हमें हमेशा जो नंबर है वो ट्रस्टेड वेबसाइट पे, आधिकारिक वेबसाइट पे ही लेना है किसी भी संस्था का। इसके अलावा हमें हमेशा अपने कंप्यूटर्स में, सिस्टम्स के अंदर एंटीवायरस का इस्तेमाल करना चाहिए, और समय समय पर हमें अपने सिस्टम्स को अपडेट भी करते रहना चाहिए। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखने चाहिए, और सभी एप्लीकेशंस के लिए कोशिश करें अलग अलग पासवर्ड्स को रखें। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे अक्सर बात करें, अवेयरनेस फैलाएं, अपने घर में छोटों को, बड़ों को फैलाएं। आप उस एज ग्रुप में हैं कि आप अपने बड़ों को भी बता सकते हैं, अपने छोटों को भी बता सकते हैं। यही सबसे बड़ा इसके बचाव का तरीका है। अगर आपको जानना है कि मैं आपको बता रहा था हमारा सबका डेटा जो है, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये ऑलरेडी लीक होता है। गूगल की एक सुविधा होती है जिसे गूगल डार्क वेब रिपोर्ट बोलते हैं। आप गूगल डार्क वेब रिपोर्ट गूगल पे चेक कर सकते हैं। आपके अकाउंट्स में, अकाउंट सेटिंग्स में भी जाके सिक्योरिटी के अंदर ये आपको ऑप्शन मिलता है, गूगल डार्क वेब रिपोर्ट। डार्क वेब क्या है आप ये भी जानना चाहेंगे, और शायद आपके साइबर सिक्योरिटी का सिलेबस का भी पार्ट है। जिस इंटरनेट को हम इस्तेमाल कर रहे हैं आज, www वाला जो इंटरनेट है, इसे सरफेस वेब कहते हैं, यानी सतह पे दिखने वाला इंटरनेट जो है, ये सरफेस वेब है। इसके नीचे जो वेब आता है वो जानकारियां होती हैं, वो सिस्टम्स होते हैं जिनको हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। जैसे बैंकिंग का डेटा होता है, किसके खाते में कितने पैसे हैं, ये कोई इंटरनेट पे डाल के थोड़ी देख सकता है। ये बैंक के लोग अपने डेटाबेसेस में खुद देख सकते हैं। इसे डीप वेब कहते हैं, सरफेस वेब, डीप वेब। और उससे भी नीचे जो होता है उसे बोलते हैं डार्क वेब, या सरल भाषा में कहें तो पाताल लोक। डार्क वेब वो इलीगल रास्ता है जिससे सारे काम होते हैं, वो दुनिया है डार्क वेब, और इसमें आपका सारा डेटा बिकता है। हम बचपन से डेटा बांटते चले आए क्योंकि हमें जानकारी नहीं थी
हमारी ज़िंदगी में फ़ोन्स डिजिटाइजेशन इतना जल्दी हुआ है 2016 के बाद, हम उन चीज़ों के लिए रेडी नहीं थे और हम हर जगह अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, सारी डिटेल्स बांट रहे थे और ये सारी डिटेल्स कहीं ना कहीं से बैंकिंग माध्यम से लीक हो रखी हैं। इसको चेक करने के लिए गूगल ने डार्क वेब रिपोर्ट नाम से एक फीचर दिया हुआ है। गूगल में आप अपने अकाउंट सेटिंग्स में, सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाके डार्क वेब रिपोर्ट में चेक कर सकते हैं अपना ईमेल एड्रेस डाल के आपकी कौन कौन सी डिटेल इंटरनेट की दुनिया में लीक हो रखी है। जो भी डिटेल्स आपकी लीक हो रखी हो उनको तुरंत प्रभाव से बदल लें। ईमेल आईडीज के पासवर्ड लीक हो रखे हो तो उन्हें बदल लें, ये आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह की एक और वेबसाइट है हैव आई बीन प्यून्ड। हैव आई बीन प्यून्ड पे भी आप जाके चेक कर सकते हैं कि आपका कौन कौन सा डेटा लीक हो रखा है। ईमेल आईडी किसी गलत वेबसाइट पर लॉगिन या किसी ने उसे हैक तो नहीं कर रखा है, ये सब चेक करना चाहते हैं तो जल्दी से गूगल क्रोम पर जाएं, हैव आई बीन प्यून्ड लिखकर सर्च करें। जो वेबसाइट ऊपर शो हो रही है उस पर क्लिक करें। ये आपसे ईमेल आईडी मांगेगा, अपनी ईमेल आईडी डालें और प्यून पर क्लिक कर दें। आईडी का डेटा कहीं पर लीक हुआ होगा या आईडी किसी अनजान वेबसाइट पर लॉगिन होगी तो सब शो हो जाएगा। अगर आईडी प्यून है तो तुरंत अपनी मेल आईडी का पासवर्ड चेंज करके उस पर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करें। सर ने बताया कि आप लोग का 3 बजे तक ही समय रहता है, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और बस जल्दी से इस चीज़ को ख़त्म करके आगे के हमारे सर लोगों के लिए भी समय छोड़ूंगा। अगर हमारे साथ अपराध होता है तो हमें क्या करना है, हमने सारी सावधानियां बरत ली, सब समझ लिया, तो इस नंबर को आप रट लें। ये वो हेल्पलाइन है, जैसे हमने पुलिस की हेल्पलाइन, एम्बुलेंस की हेल्पलाइन याद करी थी, 1930 को याद रखें। ये एक्सेसिबल नहीं होता है तो इसकी वेबसाइट को भी याद रखें, www.cybercrime.gov.in को। और आप में से बहुत लोग अगर अलवर जिले से हैं तो अलवर जिले के लिए एक डेडिकेटेड अलवर में साइबर कंट्रोल हेल्पलाइन नंबर है, उसको भी आप सेव करके रख सकते हैं अपने फोन के अंदर। जब अगर ये बता दीजिए। हाँ, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। ये आपकी जो नेशनल साइबर क्राइम की जो हेल्पलाइन है वो है 1930। 1930 पूरे हिंदुस्तान के लिए है। जैसे ही आपके साथ अपराध होता है आपको तुरंत इस पे कॉल करना है। और फाइनेंशियल अपराध के केस में ये कहा गया है कि आप जितना जल्दी कॉल करेंगे, इनफैक्ट आधे घंटे के अंदर कॉल करेंगे, तो जो आपका वित्तीय नुकसान होता है उसको रिवर्ट कराने में, उसको वापस उपलब्ध कराने में उतनी जल्दी आपका वो होता है रिवर्सल, क्योंकि वो खाते तुरंत ब्लॉक होते हैं जिनमें पैसा जाता है। तो घबराएं नहीं, क्राइम हो गया है तुरंत 1930 पे कॉल करें। 1930 किसी वजह से व्यस्त है तो वेबसाइट है भारत सरकार की www.cybercrime.gov.in। इस पे जाके अपनी पूरी शिकायत का ब्यौरा लिखें, क्या हुआ आपके साथ, कब हुआ, स्क्रीनशॉट अटैच करें और आपकी रिपोर्ट सबमिट करें। अलवर में अगर आप रहते हैं तो अलवर जिले के लिए एक साइबर कंट्रोल हेल्पलाइन नंबर ये दिया हुआ है 8764874306। इस नंबर को अलवर जिले के वासी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी कंप्लेंट को अलवर पुलिस के माध्यम से दर्ज करवाने में। वो कंप्लेंट्स भी यहीं पे जाएंगी इसी पोर्टल पे। इसके बाद अब मैं मनीष सर को आमंत्रित करूंगा कि वो नागरिक के तौर पे हमारे क्या दायित्व हैं उनके बारे में आपको एक बार बताएं। सभी को नमस्कार। अभी उमेश जी ने बताया कि भाई साइबर अपराध क्या होता है, कैसे होता है, और उससे बचने के उपाय बताए। तो साइबर अपराध कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे साथ नहीं भी हुआ होता है। कभी कॉल आती है हमारे पास, कोई व्हाट्सएप चैट आता है जिसमें पैसे मांगे जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है किसी के साथ, कोई SMS वगैरह आया हो, किसी के साथ ऐसा हुआ है कि भाई SMS आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए, आपका ये हो जाएगा, ऐसे कीजिए, लेकिन हमारे साथ कोई अपराध होता नहीं है। तो हमें ऐसी स्थिति में ये नहीं कि चलो यार हमारे साथ तो कुछ हुआ नहीं है, अपना काम करना। उसके लिए भी सरकार ने कुछ वेबसाइट्स बनाई हुई हैं। संचार साथी पोर्टल, आपके पास कोई फ्रॉड SMS आता है, कोई फ्रॉड कॉल आती है, तो उसके लिए संचार साथी पोर्टल है। उस पर 6 तरह की सर्विस जो है अपने जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, जो गृह मंत्रालय है, उन्होंने 6 सर्विस जो सिटीजन के लिए प्रोवाइड कराई है कि भाई वो अपने किसी भी गलत एक्टिविटी को उस पर दर्ज कर सकते हैं। सबसे पहला है उसमें, देखिए इसमें सर्विस होती है कि टैफकॉप। उसमें आप ये मालूम कर सकते हैं कि आपके आधार नंबर से कितनी सिम्स अलॉट की गई हैं, आपके नाम से या आपके आधार नंबर से कितनी सिम्स अलॉट की गई हैं।
ये है टैपकॉप सर्विस संचार साथी पोर्टल। आप गूगल पे जैसे डालेंगे तो ये उसमें एक सर्विस दिखाई देगी टैपकॉप। इसके माध्यम से केवल आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और एक जो कैप्चा वगैरह है वो डालना है। इससे आपके जो आधार नंबर से कितनी सिम अलॉट की गई है सारी लिस्ट आ जाएगी। आपको कोई अगर काम किए, आपको पता है कि यार ये 2 सिम तो मेरी अलॉट है और तीसरी अलॉट नहीं है, वो उसको आप डीएक्टिवेट कर सकते हैं कि आपसे नाम सुन, वरना उससे होगा क्या, उसका मिसयूज नहीं होगा। ये CEIR है, आपके साथ हुआ होगा कोई मोबाइल खो गया, आपका मोबाइल चोरी हो गया, तो उसके लिए CEIR पोर्टल बनाया हुआ है। आप उस पर अपने जो खोए मोबाइल की रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं ताकि उसका मिसयूज नहीं हो। अगर आपने मोबाइल खो गया, रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई, कल को मान लो उसका मिसयूज हो सकता है, जिससे आपको आने वाले समय में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तुरंत उसकी रिपोर्ट CEIR पोर्टल पर करवाएं। एक चक्षु एप्लीकेशन है, इसमें भी कोई फ्रॉड आपके साथ SMS व्हाट्सएप कोई आता है तो इसकी आप इस पे फीडिंग इस पे कर सकते हैं, इसकी जानकारी दे सकते हैं, वो नंबर तुरंत ब्लॉक हो जाएगा। ये cybercrime.gov.in एक जैसे संचार साथी पोर्टल बताया था, ऐसे cybercrime.gov.in इस पे जाकर के आप सस्पेक्ट रजिस्ट्री चेक कर सकते हैं। कोई आपके पास लिंक आया है उसकी जानकारी उसको यहाँ पर जाकर के चेक कर सकते हैं। कोई URL है, URL होता है जैसे वेबसाइट का जो नाम होता है उसकी आप जानकारी कि भाई ये फर्जी है या नहीं है। कोई व्हाट्सएप नंबर है, सारी चीज़ों की आप जाकर सस्पेक्ट रजिस्ट्री, सस्पेक्ट का मतलब संदेहास्पद चीज़ों की आप उस पर जानकारी डाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये रॉन्ग पेमेंट डन, कई बार जैसे गलत पेमेंट हो जाता है हमारे UPI पे, तो उसके लिए NPCI ने एक वेबसाइट बनाई है, उसके माध्यम से आप रॉन्ग पेमेंट को आप नलीफाई कर सकते हैं, इसको वापस रिवर्ट करवा सकते हैं। इसके माध्यम से जो रिजल्ट आए हैं, ये जो गवर्नमेंट ने वेबसाइट्स बनाई हैं उसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के 1.77 करोड़ मोबाइल कनेक्शन और जो सिम कार्ड है वो ब्लॉक कर दिए गए। कोई शिकायत आपके पास फोन आया, उस नंबर की आपने शिकायत करी CIR पे, इस तरह कर करके 1.7 करोड़ मोबाइल अब तक डीएक्टिवेट किए जा चुके हैं। 50,000 से ज़्यादा हेडसेट जो फ्रॉडस्टर के हेडसेट थे वो ब्लॉक किए जा चुके हैं। 12 लाख जो 21 लाख जो होने वाले मोबाइल की 21 लाख टोटल रिपोर्ट आई थी, जिसमें से 12 लाख रिकवर की उनको खोजा जा चुका है, उसको वापस किया जा चुका है। 21 लाख में से 12 लाख मोबाइलों को खोजा जा चुका है और 11 लाख बैंक अकाउंट को सीज किया जा चुका है। ये जो सिटीजन रूल की जो अपन शिकायत करते हैं उसके माध्यम से, और 71,000 सिम एजेंट्स को ब्लॉक किया जा चुका है। सिम एजेंट्स होते हैं ये जो बाजारों में आपको सिम बेचते मिलते हैं, ये भी कई बार फर्जी होते हैं, उनकी शिकायत भी इसी के माध्यम से की जा सकती है। उससे 71,000 अब तक सिम एजेंट्स किए जा चुके हैं। दूसरा एक ये चीज हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि अनजान व्यक्ति से अवॉइड करें आप पेमेंट लेना UPI के माध्यम से। ये स्कैन जैसा आप लेते हैं तो उससे क्या है कि आपका जो खाता है वो डेबिट फ्रीज हो सकता है, जिसके बारे में आपको अभी हमारे हेड साहब बताएंगे। दूसरा मैं ये जानना चाह रहा था कि साइबर जो फ्रॉड के बारे में हमने आपको काफ़ी कुछ बताया, ये इसमें काफ़ी नेगेटिव बातें भी थी, भाई फ्रॉड हो रहा है, इस तरह के डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं। लेकिन हम एक दूसरे तरीके से इसको देखें तो एक अपॉर्चुनिटी भी है। आप स्टूडेंट हैं लेकिन कोई सेकंड ईयर में होगा, कोई फाइनल में होगा, तो ये एक अपॉर्चुनिटी इसलिए है कि भाई अपराध हो रहा है तो अपराध को निपटने के लिए हमको आदमी की जरूरत पड़ेगी, अपराध को क्योर करने के लिए। तो इसके लिए कंपनियां, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो एथिकल हैकर्स को हायर कर रही हैं और उसके माध्यम से आप कुछ कोर्स ऐसे कर सकते हैं। अधिकांश ऐसे कोर्स हैं जिनमें कोई साइंस की आवश्यकता नहीं है, साइंस के स्टूडेंट की आवश्यकता नहीं है, आर्ट्स का स्टूडेंट, कॉमर्स का स्टूडेंट उसमें जा सकता है, उन सर्टिफिकेट्स को ले सकता है। जैसे एथिकल हैकर, एक सब हैकिंग का नाम सुना होगा आपने। हैकिंग का मतलब किसी भी सिस्टम को क्रैक करके उसके अंदर एक्सेस कर जाना, उसको बोलते हैं हैकिंग। एथिकल हैकिंग, एथिकल का मतलब है नैतिक। भाई वो हैकर तो है लेकिन वो नैतिक, उसका एक सही उपयोग में उसको करता है। तो कंपनियों को एथिकल हैकर्स की आज की बहुत डिमांड है। जैसे जैसे अपराध, अभी तो ये एक शुरुआत है, ये जो साइबर क्राइम है इसकी अभी केवल एक शुरुआत है, आने वाले समय में और बढ़ेगा। तो एथिकल हैकर्स की और भी डिमांड होगी। जो कंपनियां हैं वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, इनकी भर्तियां कर रही हैं।
जिनके लिए जो ये साइबर सिक्योरिटी कोर्स हैं उनकी आवश्यकता होती है। तो मेरा निवेदन है कि आप इस क्षेत्र में भी अपने कैरियर अपॉर्चुनिटी के बारे में विचार कर सकते हैं। नेट पे काफ़ी अवेलेबल हैं कोर्सेज ऑनलाइन, ये उडेमी ऐप है, कोर्सेरा ऐप है, इस पे काफ़ी कोर्सेज अवेलेबल हैं। ये हमने बात की एज ए थ्योरेटिकल। दूसरे अवेयरनेस के कोई सॉल्यूशन है इसके अंदर। आप ट्विटर पे जुड़ सकते हैं, साइबर दोस्त @साइबर दोस्त, फेसबुक पे साइबर दोस्त I4C ये हैंडल है, इन पे आप जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे @साइबर दोस्त I4C, इनके माध्यम से आप इनमें जुड़ करके क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, क्या क्या फ्रॉड हो रहे हैं, इनकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। ये हमने बात की, एक टेक्निकल बात करी उमेश जी ने, मैंने बात जो रियल लाइफ में जो पुलिस कैसे काम करती है, पुलिस के सामने क्या चैलेंजेस हैं, पुलिस की क्या लिमिटेशन है, वो पुलिस किस तरह से पकड़ती है, उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूँगा श्रीमान अजय नरूका जी से कि वो आपको अवगत कराएं। एक व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है उमेश सर ने, मैं उसका लिंक भी आपको शेयर करूंगा, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सर। अभी आपने सबने साइबर क्राइम कैसे होते हैं और कैसे उससे हम बचे इसके बारे में आपने बेसिक चीज मोटे मोटे देख लिया होगा। आप सब स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट हैं तो आप सबके घर परिवार हैं। जब हम किसी चीज को सीख रहे हैं तो हमारी जिम्मेवारी बनती है हम हमारे घर को, परिवार के सदस्यों को और अड़ोस पड़ोस के लोगों को इस चीज को सिखाएं, क्योंकि साइबर क्राइम एक ऐसी बीमारी हो गई है हमारे इस समाज में कि दुनिया के अंदर मान लो आप, क्योंकि आज के टाइम में हम इंटरनेट से और मोबाइल से अलग नहीं रह सकते। कहना रोटी कपड़ा मकान, अगर जिसने ये कहा था ना रोटी कपड़ा मकान जीवन की आवश्यकता है, उसके टाइम में ये मोबाइल होता तो उसको कहना पड़ता कि रोटी कपड़ा मकान और मोबाइल, इसके बिना हम जी नहीं सकते। क्योंकि हमारी जेब में अगर मोबाइल नहीं है तो हमें लगेगा यार जेब कैसे कैसे खाली सी है, कुछ है, भूल रहे हैं। एक्चुअली आदत में आ गया है। तो ये जीवन की आवश्यक बुराई भी है और इसकी जरूरत भी है, क्योंकि हमें अगर दुनिया के साथ चलना है तो उसका इस्तेमाल भी करना है। तो इस्तेमाल करते समय इस पर ध्यान रखें कि हम कैसे सावधान रहें, क्योंकि ये जो क्राइम है इसको हम किसी भी तरह से नहीं रोक सकते। इसके रोकने का एक ही तरीका है, वो सबसे बेस्ट है कि हम लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाएं। जैसे आज हमने आप 50 बच्चों को दी, आप सब जाकर अपने घर पे अपने घर के लोगों को बताएं कि भाई किसी भी अनऑथराइज्ड लिंक पे क्लिक नहीं करना, अननोन नंबर से कॉल आए तो उसको अटेंड नहीं करना। अब हम सब ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं तो हम बहुत सारी योजनाएं भारत सरकार की या स्टेट गवर्नमेंट की है कि कोई PM किसान योजना है या टॉयलेट है या स्कॉलरशिप है, किसी भी तरह की योजना के नाम से आपको कोई कॉल आता है, उसको अपन धैर्यपूर्वक सुने। और आपको लग रहा है कि हमें कोई पैसे दे रहा है तो सीधे से भाई मेरे अकाउंट नंबर हटा दो। अगर कोई अनऑथराइज एक्सरसाइज कराता है तो उसको हमको नहीं करना है। तो इन चीजों का छोटा ध्यान रखना है। अभी एक नया प्रोग्राम चल रहा है, शायद अभी तक पूरा डेवलप नहीं हुआ है, केवल NSS के स्टूडेंट के लिए है। पूरे हिंदुस्तान में NSS के स्टूडेंट को के लिए 507 दिन का एक ये कोर्स है साइबर अवेयरनेस के संबंध में। हम आपको सिखाएंगे, आप फिर धीरे धीरे लोगों को अवेयर करेंगे। तो इस तरह का एक प्रोग्राम भी है, उसके शायद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, तो उसका शायद आपको कुछ बेनिफिट मिल सकता है। तो आप स्टूडेंट हैं, सोशल मीडिया के आपके लिए मैं बस 2 मिनट बोलूंगा। आप सब स्टूडेंट हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, खासतौर गर्ल्स अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को सेफ रखें, सिक्योर रखें। अपनी फोटोओं को या जो अपने अकाउंट है उसको आप प्राइवेट रखें। फालतू में किसी भी अपनी फोटो को ज्यादा वायरल नहीं करें, क्योंकि हो सकता है आज हमारा वो दोस्त है, कल से उससे मनमुटाव हो जाए तो हमारे साथ वो क्राइम कर सकता है। और ये बहुत ही हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारे साथ क्या हो गया, लेकिन हम इसके बहुत बड़े प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय इनका विशेष ध्यान रखें। बाकी आप सब स्टूडेंट हैं, पढ़े लिखे हैं, रोज आप अखबार को पढ़ें, न्यूज़ों को देखें, केवल फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर या व्हाट्सएप को नहीं चलाएं, क्योंकि जितने हम अवेयर रहेंगे, हमें कुछ चीज सीखेंगे तभी तो हम सिक्योर हो पाएंगे। जैसा हम सर ने बताया APK फाइल, कोई क्लिक आया हमारे फ्रेंड के किसी ग्रुप में, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप पे डाल देते हैं, हमने ग्रुप पे कोई फाइल हमने क्लिक किया, आपका मोबाइल एक्सेस किसी और के पास चला जाएगा। तो जितने हम एडवांस रहेंगे, हमसे भी ज्यादा एडवांस कौन है, वो फ्रॉडस्टर है या जो साइबर क्राइम क्रिमिनल है, वो हमसे भी ज्यादा एक्सपर्ट है।
तो इन चीजों का छोटी छोटी का ध्यान रख के हम इस अपराध से बच सकते हैं और लोगों को अवेयर कर सकते हैं। तो आज घर जाते ही सबसे पहले तो अपने सबके घर के मोबाइलों, बहन के, भाई के, मदर के, फादर के मोबाइल को चेक करना। किसी में कोई एप्लीकेशन डाउनलोड है अनऑथराइज तो उसको डिलीट मारना। घर में कोई बच्चा मोबाइल चला रहा है तो आपको उनको वॉच करना है कि किस तरह की साइट देख रहा है, क्या कर रहा है, कोई गेम तो नहीं खेल रहा है, क्योंकि गेम एक इतनी बड़ी बीमारी हो गई है, उसके लोग आते हो गए। अखबार में आप रोज पढ़ रहे हो कि बच्चा चिड़चिड़ा हो गया, डॉक्टर साइकिल के पास लेके जा रहे हैं कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इन चीजों का भी हमें ध्यान रखना है। दूसरा, अगर कहीं आपके साथ किसी भी तरह का क्राइम होता है, सोशल मीडिया रिलेटेड या फिर आपके साइबर फ्रॉड, ठगी का शिकार होते हैं, तो सर ने आपको बताया होगा 1930 पूरे हिंदुस्तान की एक नंबर है 1930 पे आप कॉल करके इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा एक साइट है cybercrime.gov.in, उसमें दो तरह की रिपोर्ट होती है, एक तो साइबर ठगी की, एक महिलाओं से और बच्चों से रिलेटेड। अगर आपके साथ, गर्ल्स के साथ या किसी लेडी के साथ कोई क्राइम हो रहा है तो आप उस साइट को खोलो, वह आपका अलग से आएगा वुमेन रिलेटेड या चाइल्ड रिलेटेड कंप्लेंट, तो आप वहां कंप्लेंट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों के दिमाग में रहता है कि क्राइम इस तरह का है कि बहुत से लोग जान नहीं पाते हैं, डर की मान लो, या कुछ समाज में इस तरह का अपना भाई बदनाम हो जाएंगे, इस तरह की वजह से भी लोग ये सोचते हैं कि अपन कंप्लेंट नहीं कराएंगे। अगर क्राइम होता है तो गवर्नमेंट ने आपको फैसिलिटी दे रखी है कि आप घर बैठ के अपने मोबाइल से भी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जिस नंबर से कॉल आया है अगर आप रिपोर्ट करेंगे तो उस नंबर की रिपोर्ट आप कंप्लेंट में डालेंगे तो वो नंबर ब्लॉक हो जाएगा।